वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज हम आपसे जो है सामान्य विज्ञान के एक खंड भौतिकी के अंतर्गत एक टॉपिक हीट उष्मा के संदर्भ में आपसे बात करेंगे। हीट होता क्या है, हीट कितने प्रकार का होता है, हीट का यूनिट क्या है, हीट का क्या प्रभाव होता है पदार्थों पे, इन सारी बातों की चर्चा हम आपसे करेंगे। यह टॉपिक जो है यह यूपीएससी बीपीएससी के अलावा अदर पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस जेपीएससी, राजस्थान पीसीएस आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एमपी पीसीएस मध्य प्रदेश पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, हरियाणा पीसीएस के अलावा अन्य पीसीएस एग्जाम, अदर पीसीएस एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही उपयोगी है। इन पीसीएस के अलावा यह टॉपिक एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, रेलवे, एसआई तथा अदर एग्जाम के लिए भी सामान्य रूप से उपयोगी है। इन टॉपिक को हम हिंदी और इंग्लिश बोथ में एक साथ आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे, जिससे यह हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के स्टूडेंट के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। आइए हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं हीट उष्मा। सबसे फर्स्ट हम आपसे बात करेंगे व्हाट इज हीट, उष्मा क्या है। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे यूनिट ऑफ हीट, उष्मा का मात्रक। तीसरा आपसे हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ हीट, उष्मा का प्रकार या वर्गीकरण। और नेक्स्ट आपसे बात करेंगे पदार्थ पर उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द सब्सटेंस। इन चार चीजों पे, चार बातों पे हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। चलिए हम सबसे फर्स्ट अपना फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं। व्हाट इज हीट, हीट क्या है। उष्मा क्या है। कुछ नहीं है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो कि हमेशा तापांतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which flow from one point to another point due to temperature difference। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है
जो कि हमेशा तापांतर के कारण एक जगह से दूसरे जगह अथवा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि किसी वस्तु में निहित ऊष्मा, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा तीन कारकों, तीन बातों पर निर्भर करती है। हीट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर। हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर। तीन कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, पदार्थ का द्रव्यमान, मास ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान। दूसरा, पदार्थ का ताप, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तीसरा, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। इन तीन कारकों पे डिपेंड करती है। किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तीन फैक्टर पे, तीन बातों पे निर्भर करती है। फर्स्ट, पदार्थ का द्रव्यमान, दूसरा पदार्थ का ताप, और तीसरा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। आइए हम इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे फर्स्ट, वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए दो वस्तु है, एक 5 kg, दूसरा 10 kg का है। दोनों का टेम्परेचर T बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों समान पदार्थ का बना वस्तु है। इस परिस्थिति में जिसके पास मास ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसके पास अधिक ऊष्मा होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। दोनों का ताप सेम है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी और इसका भी। लेकिन इसका 5 kg, जिस भी पदार्थ का बना हुआ है, जिस भी सब्सटेंस का बना हुआ है या वस्तु, यह 5 kg का है। सिर्फ इसके पास 5 kg के पास ऊष्मा है, जबकि इसके पास 10 kg है और 10 kg का ऊष्मा है। दोनों सेम पदार्थ का बना हुआ है, इसी कारण 10 kg वाले के पास ऊष्मा ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करें हम पदार्थ के ताप या वस्तु के ताप, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए 5 kg और ये 5 kg का दो वस्तु है। इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, T इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर T इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों समान पदार्थ का बना वस्तु है।
इस परिस्थिति में जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके पास ऊष्मा की मात्रा ज्यादा होगी, इसके पास लॉट ऑफ ऊष्मा होगा, इसके पास इसके रिस्पेक्ट में कम ऊष्मा होगा। तो इस प्रकार से दूसरा टर्म डिफाइन हुआ। तीसरा बात करते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा धारिता। पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा धारिता। सपोज कीजिए यहां पे दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक वाटर दूसरा सॉइल, दोनों का टेम्परेचर T = 50 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होता है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है। यह क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, अर्थात इसको अपने अंदर लंबे समय तक ऊष्मा को रिजर्व करके रखने की क्षमता है। यह तुरंत गर्म होता है और तुरंत ठंडा भी होता है। दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तो दोनों का टेम्परेचर समान होने के बावजूद 50 डिग्री होने के बावजूद जो वाटर के पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो अधिक होगा, जिसके कारण सब्सटेंस वाटर जो है इसके पास क्या होगा, ऊष्मा अधिक होगा, ऊष्मा अधिक होगा। तो इस तरह से तीसरा टर्म डिफाइन हुआ कि हीट तीन बात पर डिपेंड करता है। किसी भी पदार्थ का ऊष्मा तीन बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, मास ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के द्रव्यमान। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के ताप। तीसरा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा धारिता। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे यूनिट ऑफ हीट की। ऊष्मा का मात्रक, यूनिट ऑफ हीट की। MKS यूनिट या SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा ऊष्मा का। सेकेंड, CGS यूनिट, CGS मात्रक यूनिट। और तीसरा, FPS यूनिट मात्रक। SI मात्रक या MKS मात्रक की बात करते हैं तो यह होता है जूल। CGS यूनिट की बात करती है तो यह होता है कैलोरी। और FPS मात्रक की बात करते हैं तो यह होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तीन यूनिट होता है, SI यूनिट जूल, CGS यूनिट कैलोरी और FPS यूनिट ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगर हम रिलेशन देखें, संबंध देखें, तो एक कैलोरी बराबर 4.2, ये बराबर नहीं, अप्रॉक्स 4.2 जूल होता है, जो कि 4.186 जूल एक्चुअल मान होता है। तो उसी तरह अगर हम चाहें तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, लगभग 0.24 कैलोरी। उसी तरह हम अगर दूसरा बात देखें तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू 252 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, अप्रॉक्स 4.2 जूल। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी।
उसी तरह ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू 252 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा? 0.0039 अप्रॉक्स में ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये आपका हुआ हीट का मात्रक, यूनिट ऑफ हीट, उष्मा का मात्रक। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो टाइप ऑफ हीट की बात करेंगे, उष्मा का प्रकार, टाइप्स ऑफ हीट। उष्मा का प्रकार, उष्मा दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं संवेदनशील उष्मा, सेंसेबल हीट। दूसरे को कहते हैं गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट। हीट दो प्रकार का हुआ, संवेदनशील उष्मा, सेंसेबल हीट, गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट। इस दोनों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका संबंध पदार्थ के या वस्तु के गर्माहट, जिसको हम कहते हैं उष्णता, गर्माहट तथा ठंडेपन, शीतलता से होता है। संवेदनशील उष्मा का संबंध पदार्थ के गर्माहट अथवा ठंडेपन से होता है, उष्णता अथवा शीतलता से होता है। वहीं पे लैटेंट हीट का संबंध पदार्थ के अवस्था परिवर्तन से होता है, स्टेट चेंज ऑफ सब्सटेंस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड होता है सेंसेबल हीट, जबकि स्टेट चेंज ऑफ सब्सटेंस से संबंधित होता है गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो संवेदनशील उष्मा जो होती है, इसके कारण पदार्थ के ताप में परिवर्तन आता है। ड्यू टू सेंसेबल हीट, चेंज ऑफ टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, पदार्थ के उष्मा ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। अर्थात अगर सेंसेबल हीट को हम SH मान लें तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर का, तापमान में परिवर्तन का। वही दूसरी तरफ अगर देखें तो हम गुप्त उष्मा के बारे में बात करें तो इसके कारण पदार्थ के ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसको ऐसे समझिए, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू लैटेंट हीट। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं तो जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ जल में ना परिवर्तित हो जाए, वाटर में ना बदल जाए, तब तक कि उसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट बात अगर करें हम तीसरे पॉइंट की, संवेदनशील उष्मा में, सेंसेबल हीट में तो इसका संबंध
पदार्थ के अणुओं के गतिज ऊर्जा से होता है। इसका सीधा संबंध, यहां लिख लीजिए, सीधा संबंध पदार्थ के अणुओं के गतिज ऊर्जा से होता है। सेंसेबल हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के अणुओं के गतिज ऊर्जा से सीधा संबंध होता है। अर्थात काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसेबल हीट इसको ऐसे समझिए, आप जब थक जाते हैं तो आपको ग्लूकोज के रूप में एनर्जी दिया जाता है। एनर्जी मिलने के बाद आप उछल कूद करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह जब किसी सब्सटेंस को हीट के रूप में एनर्जी दिया जाता है, उष्मा के रूप में ऊर्जा दिया जाता है, तो उसके अणु, उसके मॉलिक्यूल्स उछल कूद करना शुरू करते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। जितना ज्यादा संवेदनशील उष्मा देंगे, जितना ज्यादा ताप में परिवर्तन होगा, उतना मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv², हाफ कांस्टेंट m कांस्टेंट, v क्या होता है? वेरिएबल है। तो v में अर्थात उसके स्पीड में, मॉलिक्यूल्स के स्पीड में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित होगा। इस प्रकार आपको यह पता चल रहा है, अगर हम ऊपर के तीनों पॉइंट्स को देखें संवेदनशील उष्मा के, तो हम क्या पाते हैं? गैसों में सबसे ज्यादा हीट जनरेट किया जा सकता है। गैसों में सबसे ज्यादा उष्मा उत्पन्न की जा सकती है, गैसों में सबसे ज्यादा हीट जनरेट किया जाता है, क्योंकि गैसों के पास काइनेटिक एनर्जी, या गैसों के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी सर्वाधिक होता है। तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी सर्वाधिक होगा, उसमें सबसे ज्यादा हीट जनरेट किया जा सकता है। अब हम आते हैं इधर लैटेंट हीट में, नेक्स्ट पॉइंट पे, तीसरी पॉइंट में। तो इसका पदार्थ के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। It is inversely proportional to the attraction force between two molecules. दो अणुओं के मध्य के आकर्षण बल से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। किसका? लैटेंट हीट का। अर्थात अगर लैटेंट हीट को हम LH माने तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो अणुओं के मध्य के आकर्षण बल से सीधा संबंध होता है। हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। latent heat directly proportional to 1 by
अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के, इसको ऐसे समझिए, सॉलिड है, अणु काफी पास पास है, दूसरा लिक्विड है, अणुओं के मध्य की दूरी अधिक है, तीसरा गैस है, अणुओं के मध्य की दूरी और ज्यादा है। तो इस प्रकार लैटेंट हीट, यह ठोस था, अणु काफी पास पास थे, अट्रैक्शन फोर्स अधिक था। जैसे जैसे लैटेंट हीट बढ़ा, गुप्त ऊष्मा बढ़ा, अणुओं के मध्य की जो आकर्षण बल था वह कम हुआ, जिसके कारण अणु दूर दूर गए, जिसके कारण क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठोस से द्रव में गया, द्रव से गैस में गया, फिर द्रव था, इसको लैटेंट हीट मिला, फिर अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ी, इस तरह से अवस्था परिवर्तन हुआ और द्रव से गैस में गया। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट अगर हम बात करें गुप्त ऊष्मा में, लैटेंट हीट में, तो चौथे पॉइंट की बात करें तो इसका संबंध, इसका सीधा संबंध होता है अणुओं के मध्य की दूरी से, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटेंट हीट। अगर हम इसको देखें मैथमेटिकल फॉर्म में, तो लैटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दो अणुओं के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब आप अगर तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, लैटेंट हीट का अगर तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, लैटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो अणुओं के मध्य की दूरी बटा दो अणुओं के मध्य के आकर्षण बल। इस प्रकार हम पाते हैं कि सबसे ज्यादा लैटेंट हीट किसमें होगा, गैसों में। गैसों में सर्वाधिक गुप्त ऊष्मा होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, अणुओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक, और दूसरा अणुओं के मध्य का आकर्षण बल सबसे कम। From above facts it is clear that in gas the distance between two molecules is greater and the attraction between two molecules is less. So in the gas latent heat is maximum. Is maximum. इस प्रकार गैसों में
सर्वाधिक लैटेंट हीट गुप्त ऊष्मा होगा। गैसों में सर्वाधिक ऊष्मा उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार हम हीट के प्रकार को, टाइप को डिस्क्राइब किए कि हीट के कितने प्रकार हैं। अब हम आगे आपसे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट की, ऊष्मा के प्रभाव का। दो प्रकार का प्रभाव होता है इफेक्ट ऑफ हीट पदार्थों पर, पदार्थों पर ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सब्सटेंस। अस्थायी प्रभाव, दूसरा अस्थायी या अल्पकालिक प्रभाव, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट की हम बात करेंगे। इसको हम केमिकल इफेक्ट भी कहते हैं, रासायनिक प्रभाव भी कहते हैं। इसको हम भौतिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट भी कहते हैं। इसे हम भौतिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट भी कहते हैं। इसको हम रासायनिक प्रभाव, अस्थायी इफेक्ट को कहते हैं। अब हम इससे आगे बात करेंगे ये होता क्या है। अस्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव। जब आप किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, तो उसके अवस्था में परिवर्तन आता है। आकार में परिवर्तन आता है, ताप में परिवर्तन आता है, उसके आयतन में परिवर्तन आता है, किसी भी वस्तु को जब आप ऊष्मा दे रहे हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, आकार में परिवर्तन आ सकता है, ताप में परिवर्तन आ सकता है, आयतन में परिवर्तन आ सकता है। जैसे अगर आप कोई बर्फ का टुकड़ा है, आपने उसको हीट दिया, वह जल में बदला, उसकी अवस्था बदल गई, वह ठोस से द्रव में चला गया, उसके आयतन में परिवर्तन हो गया। उसी तरह जब जल को जो है आप हीट दिए, ऊष्मा दिए, तो वह गैस में, वाटर वेपर में बदल गया। तो इस तरह से उसके अवस्था में परिवर्तन आया। तो इस प्रकार से यह जो परिवर्तन होता है, जो आप ऊष्मा दिए थे पदार्थ को, उस ऊष्मा को जब आप निकाल लेते हैं या वो ऊष्मा का प्रभाव जब समाप्त हो जाता है, तो वस्तु या पदार्थ फिर से अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में लौट आती है। तो इस कारण हम इसको कहते हैं अस्थायी प्रभाव या अल्पकालिक प्रभाव। लेकिन वहीं पे कुछ वस्तु को गर्म करने पर, उसमें अस्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है। अस्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है। इसी कारण हम इस प्रकार के प्रभाव को अस्थायी प्रभाव भी कहते हैं, परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे अगर हम पोटेशियम क्लोरेट की बात करें, KClO3 की बात करें, पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 356 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम इसको MnO2 अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 535 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर MnO2 की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट को, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाए,
150 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस के मध्य, तो पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। यह जो परिवर्तन आता है, यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। यह जो प्रभाव होता है अस्थायी होता है। इसी कारण हम इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसको हम रासायनिक परिवर्तन अथवा अस्थायी प्रभाव ऑफ हीट कहते हैं, उष्मा का अस्थायी प्रभाव। इस प्रकार से हमने आपके सामने उष्मा से संबंधित बातें की। अभी तक हमने आपके सामने उष्मा से संबंधित जो टॉपिक था उसके संबंध में लगभग काफी लंबे समय चर्चा किया आपसे, लेकिन अब हम इसको 5 मिनट में कंक्लूड कर देंगे। आप इससे समझे कि नोट्स बनाया कैसे जाता है। जैसे हमने आपको कहा हिट होता क्या है, अब आप जब पूरा हिट पढ़ ले उसके बाद इस तरह से टॉपिक को कंक्लूड करें। हिट क्या है? ऊर्जा का एक रूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्थानांतरण कैसे होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, अर्थात तापांतर के कारण। तीसरा बात कहें, इसका किसी भी पदार्थ में निहित उष्मा किन किन बातों पर डिपेंड करती है? तो द्रव्यमान, ताप और विशिष्ट उष्मा धारिता। उसी तरह हम यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट जूल, सीजीएस कैलोरी, एफटीएस ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू 252 कैलोरी। उसी तरह हम नेक्स्ट बात करें टाइप में, संवेदनशील और गुप्त। संवेदनशील ताप में परिवर्तन से संबंधित, गुप्त अवस्था में परिवर्तन से संबंधित। या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसेबल हीट, लैटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नेक्स्ट पेज कर देते हैं, लैटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल बटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, गैस में सर्वाधिक लैटेंट हीट, गैस में सर्वाधिक उष्मा उत्पन्न
किया जा सकता है, लेटेंट हीट होता है। इफेक्ट प्रभाव अस्थाई और दूसरा अस्थाई। इस प्रकार से आपका हीट टॉपिक कंक्लूड हुआ।